अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड जो डिजीज़ है जिसे हम गोइटर, क्रेटिनिज्म और मैक्सिडीमा कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड की हाइपर सिक्रीशन यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो डिजीज़ बनते हैं जैसे कि ग्रेव डिजीज़ और गोइटर डिजीज़, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो है ये गर्दन के बिल्कुल सामने होता है, इन द फ्रंट ऑफ नेक बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे होता है और इसके दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स जो है दरमियान में एक ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू द एस्टिमस। एस्टिमस के ज़रिए दोनों लोब्स ट्रेकिया के दरमियान में ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड होता है और ये ग्लैंड जो है ये हाईली वास्कुलर ग्लैंड होता है, यानी कि इस ग्लैंड में खून की रफ्तार जो है ये तेज़ होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड है और इसके सेंट्रल पार्ट को हम एस्टिमस कहते हैं और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, दो लोब की शक्ल में होता है, एक लोब इस तरफ है और एक लोब इस तरफ है और इसके सेंट्रल पार्ट को हम एस्टिमस कहते हैं और ये लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे होता है और ट्रेकिया के बिल्कुल सामने होता है। हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो थायराइड ग्लैंड जो है ये मल्टीपल स्पेरिकल एकिनाई से बना होता है जिसे हम फॉलिकल्स भी कहते हैं और हर एक फॉलिकल सेल जो है वो सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ एपिथेलियम ने हर एक फॉलिकल्स को सराउंड किया होता है और उसके बीच में एक ल्यूमन होता है, इस सेल के बीच में एक ल्यूमन होता है और जो कि कोलोइड से भरा हुआ होता है और कोलोइड बेसिकली प्रोटीन होता है। तो जो हिस्टोलॉजी है इस ये फॉलिकल सेल से बने होते हैं थायराइड ग्लैंड और बेसिकली जो फॉलिकल सेल्स होते हैं इसको क्यूबॉइडल सेल्स ने, जो एपिथेलियम सेल की एक टाइप है, इसने सराउंड किया होते हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में फ्लूइड पाया जाता है, ल्यूमन वाले हिस्से में फ्लूइड पाया जाता है जो कि कोलोइड पर मुश्तमिल होता है और कोलोइड जो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होता है। इसके अलावा इसके करीब करीब पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और ये पैरा फॉलिकुलर सेल बेसिकली इसे हम सी सेल भी कहते हैं, इससे कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन होती है और ये वाला सेंटर वाला हिस्सा बेसिकली ये ल्यूमन कहलाता है जो कि कोलोइड से भरा हुआ होता है और इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं और ये जो वेसिकल्स होते हैं, जो फंक्शनल सेल होते हैं थायराइड ग्लैंड की, ये एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम ने इसको सराउंड किया होता है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इस फिगर में आप देख सकते हो ये जो पिंक सेल हैं, ये पिंक सेल बेसिकली फॉलिकल सेल्स होते हैं और ये जो ब्लू किस्म के सेल हैं ये पैरा फॉलिकुलर सेल हैं जिसे हम सी सेल भी कहते हैं। इस पैरा फॉलिकुलर सेल जो हैं ये पैरा थायराइड ग्लैंड की सेल होते हैं और बेसिकली ये कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन करता है। ये जो फॉलिकल सेल्स है इस फॉलिकल सेल्स को क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल ने सराउंड किया होता है और इसके करीब करीब ब्लड कैपिलरीज होती है और इसके सेंटर वाले हिस्से, ये जो हिस्से, इस सेंटर वाले हिस्से को हम बेसिकली ल्यूमन कहते हैं और ये ल्यूमन बेसिकली कोलोइड से फुल होता है और कोलोइड बेसिकली प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि आयोडीन यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज होती है आयोडाइड की शक्ल में आके इस फॉलिकल्स के अंदर इंटर हो जाते हैं और फॉलिकल्स के अंदर जो सबसे पहले जो सेल होता है जिसे हम थायरोग्लोबुलिन्स कहते हैं, उस थायरोग्लोबुलिन के साथ जुड़ जाता है। जब थायरोग्लोबुलिन के साथ जुड़ जाते हैं तो वो थायरोग्लोबुलिन और आयोडाइड ये तीनों आके ल्यूमन के अंदर, कोलोइड के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद जब ये कोलोइड के अंदर आ जाते हैं तो थायरोक्सिन जो अमीनो एसिड होता है उसके साथ आयोडाइड जो है आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और थायराइड पर ऑक्सीडेस एंजाइम्स की मौजूदगी में। तो यहाँ पर बेसिकली ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए आयोडाइड आएगा और ल्यूमन के अंदर इंटर हो जाएगा और पैरा फॉलिकुलर सेल्स के अंदर बेसिकली जो थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं वो थायरोग्लोबुलिन डेरिवेटिव होता है, अमीनो एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, वो आके ल्यूमन के अंदर खारिज हो जाएंगे फॉलिकल सेल से और उसके बाद वो आयोडाइड जो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए आया था वो ल्यूमन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ल्यूमन्स के अंदर जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो थायरोग्लोबुलिन जो है ब्रेक हो जाएगा और थायरोग्लोबुलिन्स के जो अमीनो एसिड है जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं उसके साथ अगर 3 आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएंगे आयोडीन में तो वो इस अमीनो एसिड्स की जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जुड़ जाता है एक एंजाइम की वजह से जिसे हम बेसिकली थायराइड एंजाइम्स कहते हैं, थायराइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कहते हैं। अगर वो 3 आयोडाइड 3 आयोडीन में कन्वर्ट हो गए और तीनों जो है थायरोक्सिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ गए तो उसे हम T3 कहेंगे और अगर 4 आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो गए और वो थायरोक्सिन के साथ जुड़ गए, थायरोक्सिन रिंग के ऊपर अटैच हो गए तो उसे हम T4 कहेंगे।
यहाँ पर इसकी वास्कुलरिटी की बात करेंगे तो वास्कुलरिटी बेसिकली सबसे पहले सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी आती हैं जो कि अपर आर्टरी होती हैं। ये भी ब्लड कैपिलरीज ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है थायरॉयड ग्लैंड की तरफ। और जो मेजर आर्टरी होती है जिसको थायरॉयड ग्लैंड जिससे ब्लड रिसीव करता है उसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। बीच वाले हिस्से को मेस्टिमस कहते हैं जिसकी वजह से थायरॉयड ग्लैंड जुड़ा होता है। और लोअर पोर्शन वाली जो आर्टरी होती है उसे इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी कहते हैं। तो जैसे कि आपको इससे पहले वाले स्लाइड में समझाया गया तो वो थायरॉयड सिंथेसिस थे। अब यहाँ पे दोबारा इसको मैं समझाऊंगा। थायरॉयड सिंथेसिस सबसे पहले TRH की वजह से होगी। TRH हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। जब ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज हो जाते हैं तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है तो वो TSH थायरॉयड स्टिमुलेटेड हार्मोन को रिलीज़ करता है। जब थायरॉयड स्टिमुलेटेड हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा तो ये थायरॉयड स्टिमुलेटेड जो है ये थायरॉयड स्टिमुलेटेड हार्मोन ये फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जो थायरॉयड ग्लैंड के सेल है और वो थायरोग्लोबुलिन बनाएगा। जब थायरोग्लोबुलिन बनाएगा तो थायरोग्लोबुलिन बनने के बाद बाहर ब्लड कैपिलरीज से आयोडाइड आएगा और सेल के अंदर जाएगा। जब वो सेल के अंदर आ जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड के साथ जुड़ जाएगा और कोलोइड पोर्शन पे चला जाएगा। जब वो कोलोइड पोर्शन पे चला जाएगा तो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी और वो आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा थ्रू दी पर ऑक्सीडेज एंजाइम थायरॉयड पेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से। जब वो थायरॉयड पेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो थायरोग्लोबुलिन है वो थायरोग्लोबुलिन टूट जाएगा और ग्लोबुलिन पोर्शन अलग हो जाएगा। और जो थायरोक्सिन है जिसे हम ये एक अमीनो एसिड होता है डेरिवेटिव होता है उसके साथ आयोडीनेशन होगी यानी कि उसके साथ आयोडीन जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसके साथ 3 आयोडीन जुड़ गए जो पहले आयोडाइड थे लेकिन अब पेरोक्सीडेज एंजाइम ने इसको कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पे 3 आयोडाइड जो है इस अमीनो एसिड थायरोक्सिन के साथ जुड़ गए तो इसे हम T3 कहेंगे। और अगर 4 जुड़ गए तो इसे हम T4 कहेंगे। उसके बाद जब ये जुड़ जाएंगे तो ये दोबारा थायरोक्सिन अलोंग विथ आयोडीन के साथ साथ ये जो थायरोक्सिन होगा ये दोबारा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा और ये दोबारा फॉलिकल्स की तरफ जाएगा। जब ये फॉलिकल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा इंडोसाइटोसिस होगी यानी कि सेल के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद लाइसोसोमल एंजाइम इसको काटेगा। तो उसके नतीजे में जब लाइसोसोम एंजाइम इसे काटेगा तो T3 और T4 रिलीज़ हो जाएगा और ग्लोबुलिन प्रोटीन सेल के अंदर ही दोबारा रह जाएगा फर्दर सिंथेसिस के लिए। और उसके बाद T3 और T4 फॉलिकल सेल से दोबारा जाएगा। जिस तरह आयोडीन सेल से बाहर आया था ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए उस तरह ये सेल से बाहर चला जाएगा और ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाएगा और अपने टारगेट साइट पर चला जाएगा। थायरॉयड हार्मोन्स में थायरोक्सिन होता है ये एक अमीनो एसिड होता है। जब इसके साथ 4 आयोडीन जुड़ जाते हैं तो इसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं और 80 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ गए तो इसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और इसे हम शॉर्टली T3 भी कहते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट 4 माइक्रोग्राम पर डे होती है। और उसके बाद थायरोकैल्सिटोनिन होता है जो पैरा थायरॉयड ग्लैंड के सेल रिलीज़ करते हैं और ये प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को लोअर करता है। थायरॉयड ग्लैंड जो है T4 और T3 को 20:1 इस रेशो में प्रोड्यूस करता है सिक्रिएट करता है। T3 एंड T4 आर आयोडीनेटेड डेरिवेटिव अमीनो एसिड थायरोसिन। ये थायरोसिन होता है जो कि एक अमीनो एसिड होता है उसके साथ आयोडीनेटेड हो जाती हैं आयोडीन जुड़ जाते हैं। T4 कंटेन 4 एंड T3 कंटेन 3 आयोडीन एटम्स। पहले आपको बताया गया जो थायरोक्सिन होगा उसके साथ अगर 4 आयोडीन जुड़ गए तो उसे हम T4 कहेंगे और अगर 3 जुड़ गए उसे हम T3 कहेंगे। T3 एक्ट्स मोर रिपीटली इज़ मोर एक्टिव। जो T3 होता है वो 3 से 5 टाइम्स ग्रेटर होता है फंक्शन के लिहाज से देन T4। एक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स T3 और T4 का क्या एक्शन होता है तो ये सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा ऑक्सीजन अपटेक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेगा और इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज़ एक्सेप्ट स्प्लीन टेस्टिस रेटिना एंड लंग्स। वो टिश्यूज़ जैसे कि स्प्लीन टेस्टिस और रेटिना और लंग्स इसके अलावा बाकी पूरी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन बच्चों में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी उसमें भी अपना रोल प्ले करेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले करेगा और इसके अलावा
जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिसे हम एनाबॉलिक इफेक्ट कहते हैं। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब होता है कि छोटे छोटे अमीनो एसिड जुड़ेंगे और लार्ज प्रोटीन बनाएंगे, इसे हम एनाबॉलिक इफेक्ट भी कहते हैं और इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर एक्सेस सिक्रीशन हो गई T3 और T4 की तो उसके नतीजे में प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगी। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है यानी कि ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब होता है बिल्डअप। तो इसके नतीजे में अगर हाई सिक्रीशन हो गई तो इसकी वजह से बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो टूटेगा हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, हमारी बॉडी फ्यूल के लिए, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के प्रोटीन टूटेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है और जो ग्लूकोज अपटेक होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है। टिश्यूज़ के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक करेगा और लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा, यानी कि जो ग्लूकोज होगी ग्लाइकोजिन होगी उसकी ब्रेक डाउन होगी सिंपल ग्लूकोज में, और इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शंस ऑफ ग्लूकोज जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है उसकी एब्जॉर्प्शंस को भी ये फास्ट करेगा T3 और T4। लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज द लेवल ऑफ लिपिड्स की लेवल को डिक्रीज करेगा और कोलेस्ट्रॉल के लेवल ब्लड में उसको भी डिक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल के कैटाबॉलिज्म को भी जो है रिड्यूस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करेगा। विटामिन मेटाबॉलिज्म में भी इसका अहम रोल होता है। जो थायराइड हार्मोन्स होता है ये हेपेटिक कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन, जो जिगर में कैरोटीन कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, उसके लिए सबसे अहम चीज़ T3 और T4 होता है। तो यहाँ पर यह भी साबित होता है कि विटामिन मेटाबॉलिज्म में भी T3 और T4 का अहम रोल होता है। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन में भी इसका अहम रोल होता है। थायराइड हार्मोन्स ये एसेंशियल होता है फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए। कार्डियोवास्कुलर के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होंगे, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, और इसके अलावा मायोकार्डियल मसल स्ट्रेंथ, मायोकार्डियल की जो मजबूती होगी मसल्स की वो भी बढ़ेगी। कार्डिक आउटपुट यानी कि जो एवोटा के जरिए ब्लड पंप होता है 1 मिनट में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी, जो दिल के मसल्स होते हैं उसमें कंट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन ये हमेशा वाजो डायलेशन के साथ होगा, वाजो कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं होगा, यानी ब्लड कैपिलरीज जो है डायलेट होगी। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले, ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस ले, और अब मेटाबॉलिज्म पर्पस के लिए हमारे बॉडी के जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को मिले। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये एपेटाइट को बढ़ाएगा, भूख की शिद्दत को बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी बढ़ाएगा और इसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। हीमोपोएटिक सिस्टम कहते हैं खून बनने के निज़ाम को, तो ये एरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करेगा। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये हुआ कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइसिस को इस वजह से स्टिमुलेट करेगा क्योंकि बोन मेरो के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ विटामिन B12 इलियम, टर्मिनल इलियम से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। स्किन के ऊपर इसका ये इफेक्ट होगा कि ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी हीट लॉस हो जाए। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट ये होगा कि ये न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल्स फंक्शंस, जो मसल फंक्शंस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है उसको अपने कंट्रोल में लेता है, और जो अगर इसकी थोड़ी सी T3 T4 की प्रोडक्शन यानी कि इसकी सिक्रीशन थोड़ी सी बढ़ गई तो इसकी वजह से स्केलेटल मसल्स के ऊपर इफेक्ट आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिएक्ट करेगा। इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म के इंसिडेंस के केसेस के हवाले से बात करें तो 1:5,000 ये कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे होता है। इसके अलावा 1:1500 ये अंडर एज 20 साल के एज में इसकी ये रेशो होती है। 1:150 ओवर एज 20 साल से एबव इसकी रेशो 1:150 होती है, और ओवर एज 60 साल के ऊपर के जो लोगों में इसकी एवरेज होती है वो है 1:50। मेल और फीमेल में इसका इंसिडेंट रेशो 1:5 है। एटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की कोशिश में प्राइमरी 90% में थायराइड टिश्यू लॉस और एट्रोपी, थायराइड टिश्यूज़ या लॉस हो जाते हैं सर्जरी की वजह से, या उसके सेल जो हैं डेथ हो जाती है, उसकी एट्रोफी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से भी हो सकता है, पोस्ट सर्जरी से भी हो सकता है, यानी कि गले में कोई ऑपरेशन हो रहा था और उसकी वजह से भी थायराइड डैमेज हो गया। पोस्ट रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन, अल्फ़ा बीटा एक्सरेज वगैरह इससे भी हो सकता है। हार्मोन सिंथेसिस अगर डिक्रीज़ हो गई तो उससे भी हो सकता है।
थायरोक्सिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई, उससे भी हो सकता है। सेकेंडरी जो है वो 10% होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसफंक्शन की वजह से होता है। टर्शरी केसेस में ये एक इंतहाई रेयर केस है, इंतहाई नायाब केस है। और इसमें जो TRF होता है, TRF जो थायरॉयड रेगुलेटरी फंक्शंस होता है, जो कि थायरॉयड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, उसमें कमी आएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे दो अहम क्लासिफिकेशन है। एक कंजेनिटल जो पैदाइशी तौर पर होता है और ये प्रिवेंटिबल होता है। मेंटल रिटार्डेशन इसमें प्रिवेंटिबल होता है। और सेकंड जो है एक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम कंजेनिटल की बात करेंगे तो कंजेनिटल लेक यानी थायरॉयड ग्लैंड जो पैदाइशी तौर पर लेक हो सकता है, उसकी कमी हो सकती है। और इसके अलावा थायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन में भी कमी आ सकती है, T3 और T4 और एबनॉर्मल सिंथेसिस, या अगर T3 और T4 की सिंथेसिस होती है तो वो भी एबनॉर्मल होगी। इसके अलावा TSH सिक्रीशन, डिफिशेंस TSH सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो है अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होता है बच्चों में, जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि TSH की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड बेसिकली ये हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है उसको डाउन करता है, इसे मैक्सिडीमा भी कहता है, ये एडल्ट में आता है। और इसके सेकंड जो हिशमोटोस थायरॉयडाइटिस है, हिशमोटोथायरॉयडाइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये कॉमन काउस होता है एक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोफंक्शंस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड में अगर हाइपोफंक्शंस होगी थायरॉयड ग्लैंड की तो उसे हम क्रेटिनिज्म कहेंगे। और अगर ये एडल्टहुड में आ गया तो उसे मैक्सिडीमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेटिनिज्म कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन। हाइपोथायरॉयडिज्म जब बच्चों में होता है तो उसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, और अगर बड़ों में होता है तो उसे मैक्सिडीमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेटिनिज्म की बात करेंगे। क्रेटिनिज्म बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होता है जो बच्चों में आता है, और उसमें बेसिकली जो बच्चा होता है उसे हम क्रेटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें थायरॉयड ग्लैंड की हाइपोसिक्रीशन होती है। और इसकी कोसेस की बात करें तो इसकी कोसेस में सबसे अहम चीज़ एब्सेंस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड की कमी होगी और आयोडीन डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त जो माँ होती हैं वो आयोडीन की प्रॉपर डाइट नहीं लेती, और उसकी वजह से उसका इफेक्ट उसके फीटस पे पड़ जाता है, उसके बच्चे पे पड़ जाता है, और इसकी वजह से आयोडीन की कमी होती है। और अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन के साथ आयोडीन जो है ये अटैच नहीं होंगे और T3 और T4 नहीं बनेंगे। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रेटिनिज्म की क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, तो ये नॉर्मल ग्रोथ जो होता है उसमें डिले होगा। बच्चों में जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उसमें ताख़ीर का शिकार होगा, और इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ में भी डिले होगा। और इसके अलावा इरप्शन ऑफ टीथ, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांत गिर भी सकते हैं। और इसके अलावा जो फंटानेल्स होते हैं, फंटानेल्स बेसिकली ये कैविटीज़ होती है, हड्डियाँ आपस में नहीं जुड़ती। बच्चा जब 1 साल का होता है और ये सर के दरमियान में भी मौजूद होता है। और इसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन्स के यानी बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पर भी मौजूद होता है, खोपड़ी के बैक साइड पे ऑक्सीपिटल बोन के पास, तो वो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। तो ये भी मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रेटिनिज्म में शामिल होता है। और इसके अलावा सीटिंग और वॉकिंग में ताख़ीर होगी। सीटिंग और वॉकिंग ये भी यानी कि डिले होगी, अपने टाइम पर बच्चा ना बैठ सकेगा और ना ही चल सकेगा। इसके अलावा बोन की ग्रोथ को भी ये जो है इनहिबिट कर देता है, जैसे कि ओसिफिकेशन, बोन्स की जो मिनरलाइजेशन होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस ये अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। और इसके अलावा प्लोरीफिलेशन ऑफ एपीफेसल कार्टिलेज जो होता है, जिसकी वजह से अगर जिसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो हड्डियों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और बच्चे की हाइट जो है वो आ जाती है, तो इसमें भी प्रोलिफरेशन होगी। इसके अलावा यूनियन ऑफ एपीफाइसिस, जो हड्डियों की सिरे होती है जिसमें ग्रोथ होता है, वो आपस में नहीं मिल पाएंगे। और डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, इसमें डिस्प्रोपोर्शन ड्वार्फिज्म होगी, यानी कि हाइट जो है वो रिड्यूस होगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल क्रिटीन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो फेस जो है स्वेलन होगी, आईलिड्स भी स्वेलन होगी, आंखों का जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे हम आईब्रूज कहते हैं वो स्वेलन होगी, उसमें सूजन होगी, आंखें भी सूजन होगी। और इसके अलावा नोज़ बिल्कुल चिपक गई होगी, बिल्कुल स्मॉल होगी, और जो नोस्ट्रल्स होगी यानी कि नाक के जो सुराख होते हैं वो भी फैल चुके होंगे। और एब्डोमन जो है वो बल्जिंग होगी, एब्डोमन बाहर की तरफ फूल चुकी होगी, क्योंकि जो मसल्स होंगे वो कमज़ोर होंगे। और इसके अलावा स्किन जो है कोल्ड होगी, ड्राई होगी, और इसके अलावा स्कैंटी हेयर्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं। और हाइट जो है वो एक्सीड नहीं होगी मोर देन 1 मीटर इन एडल्ट लाइफ में 1 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ती। तो ये नॉर्मल्स हैं, 2 ईयर्स की बेबी हैं, और इसकी हाइट भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और इसके बाद ये क्रिएटिन है, और क्रिएटिन जो है क्रिएटिन आप देख सकते हो
ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल में इसके हाइट में जो है इजाफा हो गया, लेकिन यहाँ पर एडल्टहुड में ये शामिल हो चुका है, एडल्टहुड में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके हाइट में इजाफा नहीं हो रहा। 8 ईयर्स का हो चुका है, लेकिन इसके हाइट वही सिंपल 2 ईयर्स की तरह है। तो ये भी इसके बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एब्डोमेन है ये स्वालन हो चुकी है, बल्जेस हो चुकी है। आईलेट जो है ये भी स्वाल है, और नोस जो है ये बिल्कुल चिपकी हुई है। नोस्ट्रल जो है ये फूल चुके हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म्स, हाइपोथायरॉयडिज्म्स की मैनिफेस्टेशंस लार्जली 2 फैक्टर्स रिलेटेड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। 2 फैक्टर्स से, एक को हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट कहते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी। हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। और सेकंड जो है मैक्सिडीमेटस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ होगी जो कि मैक्सिडीमेटस की वजह से होगी। सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट, अगर हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट हुआ तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले जनरल मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 40% डिक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगी उसके अंदर कमी आएगी, यानी कि प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह इसकी सिंथेसिस जो है वो एबनॉर्मल जो हो जाएगी। और इसके अलावा इनटॉलरेंस टू कोल्ड वेदर, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ऐसे पेशेंट्स जो कि क्रिटीन होते हैं। बॉडी टेम्परेचर इस सब नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से भी यानी कम होता है। और इसके अलावा बॉडी वेट जो है बढ़ जाएगा ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट नहीं होगी, फैट्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो इसकी वजह से बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगी। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एनोरेक्सिया होगा, एसिडिटी होगी। एनोरेक्सिया का मतलब भूख का ना लगना, एसिडिटी का मतलब पीएच जो है इसमें बढ़ेगी, एसिड लेवल बढ़ेगी, कंस्टिपेशन होगी। और इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा, यानी कि पेट जो है बाहर की तरफ आएगा। ब्लड इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाएगी। और इसके अलावा इंक्रीज कैरोटीन एंड डिक्रीज विटामिन ए, कैरोटीन की मिकदार बढ़ जाएगी जिसे हम कैरोटीनीमिया कहते हैं, क्योंकि कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एब्सेंस ऑफ T3 और T4, T3 और T4 की गैर मौजूदगी में कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से भी ब्लड में कैरोटीन की मिकदार ज़्यादा रहेगी जिसे हम कैरोटीनीमिया कहते हैं। और इसके साथ साथ एनीमिया होगी, आयरन की कमी। विटामिन मेटाबॉलिज्म आपको पहले बताया कि कैरोटीन जो है ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा जिसे हम कैरोटीनीमिया कहते हैं, क्योंकि T3 और T4 क्या करता है कि कैरोटीन जो हम वेजिटेबल से लेते हैं उसको कन्वर्ट करता है विटामिन ए में। तो ये विटामिन ए, इसकी वजह से विटामिन ए भी डिक्रीज़ हो जाएगी। नर्वस सिस्टम, मेंटल फंक्शंस डिस्टर्ब होगा, पुअर मेमोरी, मेमोरी बिल्कुल कमज़ोर होगी। और स्लो थिंकिंग एंड स्पीकिंग, धीरे धीरे धीमे धीमे बोलेगा और आराम आराम से सोचेगा। और इसके अलावा पेशेंट जो एपेथेटिक होता है, स्लीप मच, पेशेंट को थकावट महसूस होती है, एनर्जेटिक नहीं होता और उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। मसल वीकनेस एंड स्लो मूवमेंट, मसल्स में वीकनेस होगी और स्लो मूवमेंट होगी। और इसके अलावा मैक्सिडीमा मैडनेस, ये भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से जो क्रिटीन होते हैं वो साइकोसिस में चले जाते हैं और सीवियर मेंटल सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फेस स्कैन, फेस और स्कैन पे आपको पहले बताया कि जैसे कि कोल्ड वेदर है, कोल्ड वेदर का सामना नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा ड्राई स्किन होगी और स्वीट ग्लैंड्स की एट्रोफी हो जाएगी, स्वीट ग्लैंड्स की डेथ हो जाएगी। और इसके अलावा पेल एंड येलोविश स्किन होगा, वैक्सी कलर होगा बॉडी का। हेयर इज कोरेस, हेयर जो है कोरेस होंगे। और इसके साथ साथ स्पेयर्स एंड फॉल्स, जल्दी जल्दी गिरेंगे। और नेल्स आर ब्रिटल, जो नाखून होंगे वो चमकाएंगे, नुकीले होंगे और उससे चमक आएगी, शाइन करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट होगा कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। ईसीजी, जो ईसीजी की वोल्टेज होती है उसको भी लो करेगा। और इसके अलावा एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं बेसिकली आर्टरीज का थिक हो जाना, तो इसमें एथीरोस्क्लेरोसिस भी होगी। रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये हाइपोवेंटिलेशन होगी इसकी वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होगी। और इसके अलावा डीप एंड हॉरिस वॉइस, आवाज़ गहरी हो जाएगी और समझ में नहीं आ पाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन एपनिया, एपनिया सांस में ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट होगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज इन प्लाज्मा, प्रोटीन जो है प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, लीवर में भी बढ़ जाएगा, दिल में भी बढ़ जाएगा और स्किन में भी बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी मसल्स में बढ़ जाएगा, लीवर में ग्लाइकोजन की शक्ल में बढ़ जाएगा क्योंकि इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगी। और इसके अलावा इंटेस्टाइन के जरिए ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिडीमिया होगी, यानी कि ब्लड में लिपिड्स की मिकदार बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगी, यानी कोलेस्ट्रोल का ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल की मिकदार बढ़ जाएगी। फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लीवर, क्योंकि फैट्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो जिगर में चर्बी बढ़ जाएगी जिसे हम फैटी इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं।
सिम्टम एसोसिएटेड विथ मैक्सिडिमस स्टेट ऑफ द बॉडी, अगर मैक्सिडिमेटस स्टेट हो गया तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? एनलार्ज टंग, ज़बान फूल जाएगी, और फेस जो है पफी लुक, फेस जो है पफी लुक की तरह अपीयर होगा, और हॉरिस एंड हस्की वॉइस, हॉरिस आवाज़ होगी, यानी कि आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगी, इंतहाई मोटा आवाज़ होगा, और पेरिकार्डल एंड प्लूरल इफ्यूजन, कार्डियक मसल्स, और इसके अलावा जो लंग्स के मसल्स होंगे उसमें फ्लूइड बढ़ जाएगा, रिटेंशन हो जाएगी क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाती है, और इसके अलावा हार्ट का फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि जो म्यूकोपोलीसेक्राइड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली हार्ट का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट्स ऑफ मैक्सिडीमा, ये मैक्सिडीमा का पेशेंट्स हैं और इसमें तमाम सिम्टम्स मौजूद है। नाक जो है ये इसका बिल्कुल स्टेफ है, और नॉस्ट्रल्स इसके फैले हुए हैं, आईलिड्स में भी इसकी जो है स्वेलन आ चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्वेलेंस मौजूद है। ये भी मैक्सिडिमेटस स्टेटस है, ये फीमेल मैक्सिडेमस है, और ये बोन्स एपिफैसियल्स का एबनॉर्मल फंक्शन है और बोन में ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके बाद सेकेंड हम हाइपरथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस इज़ द क्लिनिकल सिंड्रोम, थायरोटॉक्सिकोसिस इज़ द क्लिनिकल सिंड्रोम, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के वो एक्सपोज हो जाते हैं हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की मिकदार जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, और थायरोटॉक्सिकोसिस जब वो टिश्यूज़ बॉडी के जो कि थायराइड T3 और T4 की यानी कि एफिशिएंसी की वजह से, ज़्यादती की वजह से एक सिंड्रोम आता है, कलेक्शंस ऑफ सिम्टम्स आता है, तो उसे थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। बिकॉज इट इज़ कॉज्ड मोस्ट कॉमनली बाय हाइपर फंक्शन, ये हाइपर फंक्शंस की वजह से होता है। थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन जब बढ़ जाती है तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस आता है, और इसे हम बेसिकली आमतौर पर हाइपर थायरॉयडिज्म भी कहते हैं, और मेडिकली हम इसे थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। इंसिडेंस 2 से 5 ऑफ ऑल फीमेल्स बिटवीन एज ऑफ 30 to 50 ईयर्स, 2 to 5% जो है 30 साल से लेकर 50 साल की फीमेल में आता है, और मेल और फीमेल में इसका रेशो 1:7 है। एटियोलॉजी ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की एटियोलॉजी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जो कि 98% होता है उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस आता है। थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इससे 3 वजह से हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज़ जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इससे भी हो सकता है। मल्टी नोड्यूलर गोइटर यानी कि जो नोड्यूल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में वो बढ़ जाते हैं, मल्टीपल बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, उससे हम मल्टी नोड्यूलर गोइटर कहते हैं, उसकी वजह से भी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। और इसके अलावा टॉक्सिक एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड में अगर एडिनोमा हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक रेयर कंडीशन होता है जो कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें अगर ट्यूमर हो गया, एसिडोफैलिक ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बेसोफैलिक ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किसी भी वजह से कोई भी किसी किस्म का भी ट्यूमर अगर हो गया तो उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रेव डिजीज, तो सबसे पहले हम ग्रेव डिजीज की पैथोजेनेसिस को पढ़ेंगे। एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होंगे, 2 किस्म के एंटीबॉडीज़ होंगे जिसे TSAB, TSAB और GSAB, इसके नाम से याद रखो। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, ये दोनों आके एंटीबॉडीज़ बाइंड टू द TSH रिसेप्टर्स फॉर द फॉलिकुलर सेल्स। ये TSH रिसेप्टर्स के साथ जो फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर होता है वहाँ पर जुड़ जाते हैं, और उसके नतीजे में थायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, क्योंकि फॉलिकल्स का काम यही होता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बनता है तो इस वजह से हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया आता है, और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है उसकी हार्मोनल सिक्रीशन फास्ट हो जाती है, और जब हार्मोनल सिक्रीशन फास्ट हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, जो कि लीडिंग टू थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, जिसकी वजह से ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्रेव डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन जिसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है, और हर हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन को हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। जनरल मेटाबॉलिज्म, ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगी इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी टू +100%, और इसके अलावा पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट टू हीट, पेशेंट इस कंडीशन में हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, यहाँ पे हीट को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को छोड़ेगा, और इसकी वजह से बॉडी वेट लॉस होगी।
क्योंकि यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन है और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिटेन हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बन रहे थे, लिपिड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बढ़ रहे थे हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म का रिवर्स हो रहा है, यानी कि उसका उल्टा यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं। बॉडी वेट जो है लॉस हो जाएगा, वहाँ पे बॉडी वेट जो थी वो रिटेन हो रही थी। मसल वीकनेस एंड इजी फैटिजिबिलिटी, मसल जो है कमज़ोर हो जाएंगे और उस आसानी से थक जाते हैं, आसानी से जो है फटीग इसमें आ जाती है। ऑस्टियोप्रोसिस डिक्रीज बोन मैट्रिक्स डेंसिटी, जो बोन मैट्रिक्स डेंसिटी होती है या बोन मास डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, हड्डियाँ अंदर से जो है कमज़ोर हो जाती है। और उसके साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया भी आ जाता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है सीरम में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोजिनोलिसिस आर स्टिमुलेटेड, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। और इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजिन जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे लीवर और मसल्स में, उसकी ब्रेकडाउन को स्टार्ट करेगा। और इसके अलावा ग्लूकोनियोजिनिसिस यानी कि ग्लूकोज की जो सेंथिसिस होगी वो स्टिमुलेटेड हो जाएगी। लिपिड मेटाबॉलिज्म, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स आर डिक्रीज, इसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, जबकि वहाँ पिछले हाइपोथायरॉयडिज्म में इंक्रीज़ हो रही थी। विटामिन मिनरल्स एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम और इसके अलावा फॉस्फेटेज और इसके अलावा वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में खारिज होगा। नर्वस सिस्टम इरिटेबल और इसके अलावा रेस्टलेसनेस, आराम नहीं आएगा, एंजियासनेस यानी कि एंजाइटी का शिकार होगा, और इमोशनली अनस्टेबल एंड इंसोमिया, इमोशनली जज्बाती तौर पर स्टेबल नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, इंसोमिया। और इसके अलावा फाइन ट्रमर्स इन द टंग एंड और स्ट्रेचेज फिंगर्स जो हैं आउट स्ट्रेचेज होंगी और टंग के अंदर फाइन ट्रिमर्स होगा। डीप रिफ्लेक्सेस आर एक्सग्रेटेड जो है यानी कि जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो एक्सग्रेटेड आ जाती हैं यहाँ पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी और स्लीपिंग पल्स यूजुअली अबव 100 बीट्स पर मिनट, जो स्लीपिंग के दौरान पल्स 100 बीट्स पर मिनट से अबव होगा। कार्डिक आउटपुट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और इसके साथ साथ पल्स प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। डिफरेंट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जो डिफरेंट और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की मरकरी होगी यानी कि मेजरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन इसमें बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंक्रीज एपेटाइट, भूख की शिद्दत लगेगी बट डिक्रीज बॉडी वेट, लेकिन बॉडी वेट जो है डिक्रीज होती जाएगी। लीवर सेल फेलियर ड्यू टू द ग्लाइकोजन डिप्लेशन फ्रॉम लीवर, ग्लाइकोजन जब डिप्लेशन हो जाती है लीवर से तो उसकी वजह से लीवर सेल्स फेलियर हो जाते हैं। डायरिया भी इसमें हो सकता है। स्किन वार्म एंड फ्लैशी ड्यू टू वाजो डायलेशन, स्किन की तरफ भी वाजो डायलेशन होगी और स्किन जो है गर्म होगी। मॉइस्ट ड्यू टू एक्सेसिव स्वीटिंग, और इसके अलावा स्किन जो है मॉइस्ट होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पसीना खारिज होगा स्किन के ज़रिए। आइस मैनिफेस्टेशन इन थायरोटॉक्सिकोसिस, आइस में मैनिफेस्टेशंस आती हैं और इसके नतीजे में एक्सोप्थैलेमस आते हैं। एक्सोप्थैलेमस का मतलब होता है फॉरवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ द आइस बॉल, आई बॉल जो है बाहर की तरफ यानी कि आंखें बाहर की तरफ मूव हो जाती हैं, यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, ऐसे हम एक्सोप्थैलेमस कहते हैं। और ये स्पाजम ऑफ द मसल्स, ये जो मसल्स होते हैं आइस के, इसके अंदर स्पाजम आ जाती है, इसकी वजह से एक्सोप्थैलेमस कंडीशन आ जाता है। ये भी एक्सोप्थैलेमस कंडीशंस है और ये भी बेसिकली थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से आता है। इसके बाद हम गोइटर को डिस्कस करेंगे। इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाता है तो इसको हम गोइटर कहते हैं। और दो किस्म के गोइटर होते हैं, एक को हम सिंपल जो कि नॉन टॉक्सिक गोइटर होते हैं और दूसरे को हम कोलॉइड गोइटर कहते हैं। और ये भी हाइपर फंक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड की वजह से होता है, यानी कि इसके अंदर भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से गोइटर हो जाता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये आप देख सकते हो कि गले का हिस्सा इंतहाई फूल चुका है, थायरॉयड ग्लैंड जो है इसमें गोइटर हो चुकी है। सिंपल नॉन टॉक्सिक गोइटर, इट इज़ नॉन इन्फ्लामेटरी नॉन न्यूप्लास्टिक इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ये एक नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है और ना ही न्यूप्लास्टिक इनलार्जमेंट होती है, यानी कि नॉन कैंसरस होता है। इसमें थायरॉयड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो जाता है। दैट इज़ नॉट इनिशियली एसोसिएटेड विद हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, जो कि इब्तिदाई तौर पर हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन के साथ नहीं जुड़ा होता है। थायरॉयड ग्लैंड इज इनलार्ज विद नॉर्मल थायरॉयड फंक्शन, अगर थायरॉयड फंक्शन नॉर्मल होता है तो उसके साथ भी ये इनलार्ज हो सकता है, जिसे हम यूथायरॉयडिज्म कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू
हाँ अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इट इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट आयोडीन इन वाटर एंड सॉइल फॉर फूड स्टफ्स के लिए जो पानी होती है और मिट्टी होती है उसमें आयोडीन की कमी से भी हो सकता है। और इसके अलावा ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जब बॉडी को T3 और T4 की ज़रूरत बढ़ जाती है तो उससे भी हो सकता है। और उस स्टेज को हम प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी स्टेज भी कहते हैं, जिसमें T3 और T4 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फिजियोलॉजिकली। इसके सेकंड टाइप से कोलोइड गोइटर, और कोलोइड गोइटर जो है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। द फॉलिकल्स आर लाइन विद फ्लैट सेल्स एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कोलोइड्स। इसमें बेसिकली जो कोलोइड होता है, जो कि प्रोटीन होती है, वो उस प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाएगी। और जो सेल होते हैं फॉलिकल्स, वो फ्लैट सेल, उसके बाहर फ्लैट सेल अपीयर हो जाते हैं। और कोलोइड गोइटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम एंडेमिक कोलोइड गोइटर कहते हैं और सेकंड को हम इडियोपैथिक कोलोइड गोइटर कहते हैं। इडियोपैथिक ये अननोन इटियोलॉजी होती है इसकी, यानी कि इसके कॉजेस का पता नहीं होता। एंडेमिक कोलोइड गोइटर इज ड्यू टू द सीवियर प्रोलॉन्ग आयोडीन डेफिशिएंसी। इसमें सीवियर आयोडीन की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो उसकी वजह से एंडेमिक कोलोइड गोइटर कॉज हो जाता है, लीडिंग टू एक्सेसिव TSH सिक्रीशन। इसकी वजह से TSH की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, विच स्टिमुलेट द थायराइड सेल टू सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ कोलोइड। इसकी वजह से जो थायराइड सेल होंगे, जिसे हम फॉलिकल्स कहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड जो है, जो कोलोइड होता है थायराइड सेल, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और इसे हम थायमोग्लोबुलिन्स कहते हैं। यानी कि जो थायमोसिन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबुलिन्स को बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को बनाएंगे। और इसकी बुनियादी वजह आयोडीन की डिफिशिएंसी है। और जब आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है तो उसके नतीजे में TSH की मिकदार बढ़ जाती है। और जब TSH की मिकदार बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में थायराइड सेल ज़्यादा से ज़्यादा कोलोइड को प्रोड्यूस करता है और इस कंडीशन को हम एंडेमिक कोलोइड गोइटर कहते हैं। सेकेंड जो है टॉक्सिक गोइटर है। टॉक्सिक गोइटर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ साथ जब थायराइड जो गोइटर होता है वो बढ़ जाता है, थायराइड जो होते हैं वो गोइटर की कंडीशन जो है, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है तो उसे हम टॉक्सिक गोइटर कहते हैं। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, थायराइड की सिक्रीशन बढ़ जाती है। द फॉलिकल्स आर लाइन विद कोलमनार क्यूबोइडल सेल एंड कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ कोलोइड। इसमें कोलोइड की कमी होगी और जो फॉलिकल्स होते हैं वो कोलमनार या क्यूबोइडल सेल उसको कवर कर रही होती हैं, उसके बाहर कोलमनार और क्यूबोइडल सेल की लेयर मौजूद होती हैं। It occurs in Graves' disease due to excessive stimulation of gland by long-acting thyroid stimulators. लॉन्ग एक्टिंग थायरॉयड स्टिमुलेटर्स की वजह से भी ये हो सकता है ग्रेव डिजीज़ में, जिसकी वजह से ज़्यादा जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। टॉक्सिक गोइटर कंप्रेस ट्रैकिया एंड एसोफेगस और ट्रैकिया इसमें दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है। लीडिंग सिम्टम कफिंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कफिंग आएगी। नाइट टाइम चॉकिंग, यानी कि गला जो है इसमें दबेगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने गला जो है दबोच लिया है। और सेंसेशन दैट फूड इज स्टक इन द थ्रोट, और ऐसा महसूस होगा कि थ्रोट में फूड यानी जो बोलस होता है, नवाला होता है, वो फंस चुकी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा।